हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। काकेशस क्षेत्र में गरजने वाला है रूस का अगला तूफान। क्या अजरबैजान बनेगा अगला यूक्रेन? ये केवल अनुमान नहीं बल्कि उस रणनीतिक भूचाल की आहट है जिसकी नींव वर्षों पहले रखी जा चुकी थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद व्लादिमीर पुतिन का सपना रहा है यूएसएसआर 2.0, एक ऐसा रूस जो फिर से अपने पुराने उपग्रह राष्ट्रों को हथियारों और ताकत के दम पर घुटनों पर ला दे। यूक्रेन पर हमला इसी नीति का पहला अध्याय था, लेकिन अब पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश या तो नाटो में जा चुके हैं या फिर अमेरिका के सुरक्षा घेरे में। ऐसे में रूस के लिए खुला शिकार बचा है अजरबैजान, एक ऐसा देश जो न तो नाटो में है और न ही पूरी तरह रूस की गोद में। अजरबैजान एक भूसंपन्न पश्चिम समर्थक और तुर्की समर्थित राष्ट्र जो वर्षों से रूस की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसने तुर्की के हथियारों के बल पर अर्मेनिया का एक बड़ा इलाका छीन लिया, और वो भी तब जब अर्मेनिया रूस का पुराना मित्र रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रूस ने अर्मेनिया को बचाने की कोई सैन्य कोशिश नहीं की, न ही हथियार भेजे, न ही चेतावनी दी। इसके बजाय अजरबैजान को खुली छूट मिली, और आज जानकार मान रहे हैं कि यह सब पुतिन की एक गहरी चाल थी। अजरबैजान को लापरवाह और घमंडी बना देना ताकि अगला हमला उसी पर हो सके। क्यों है अजरबैजान पुतिन के रडार पर? पहला कारण, यह पश्चिमी देशों से हाथ मिला चुका है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। दूसरा कारण, तुर्की की शह पर रूस के पुराने सहयोगी अर्मेनिया की जमीन हथिया चुका है। तीसरा कारण, इसके पास काफी मात्रा में तेल और गैस भंडार है जिसे कब्जा करके रूस अपनी ऊर्जा संपदा को कई गुना बढ़ा सकता है। चौथा कारण और सबसे अहम, यह नाटो में नहीं है, यानी कोई भी देश इसे बचाने फौज लेकर नहीं आएगा। अब घटनाएं तेज हो रही हैं। सबसे पहले रूस ने अजरबैजान के एक यात्री विमान को मार गिराया, और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वो और भी भयानक हैं। खेल शुरू हो चुका है, और शिकार इस बार एक ऐसा देश हो सकता है जो भारत का विरोधी और पाकिस्तान का सच्चा हमदर्द रहा है। अजरबैजान, आइए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। स्पुतनिक को रूस की आंख और कान कहा जाता है। आज उसी पर अजरबैजान की राजधानी बाकू में धावा बोल दिया गया। पुलिस की रेड, पत्रकारों की गिरफ्तारी और पूरी क्रेमलिन लॉबी को खुलेआम चुनौती। यह केवल प्रेस की लड़ाई नहीं बल्कि रूस और अजरबैजान के बीच सुलगते बारूद की पहली चिंगारी है। रूसी मीडिया पर अटैक मतलब युद्ध की भूमिका। स्पुतनिक कोई सामान्य न्यूज एजेंसी नहीं, यह पुतिन की रणनीतिक मशीनरी का अहम हिस्सा है। और अब बाकू पुलिस ने उसी के दफ्तर पर रेड डाल दी। दो बड़े अधिकारी, चीफ एडिटर येवगेनी बेलुसोव और डायरेक्टर इगोर कार्ताविक को सरेआम घसीटकर गिरफ्तार किया गया। इनका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। नकाबपोश एजेंट्स के फुटेज साफ बताते हैं कि अजरबैजान ने रूस को यह संकेत दे दिया है, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अजरबैजान का तर्क है कि स्पुतनिक की मान्यता फरवरी में रद्द कर दी गई थी, और वो अब भी अवैध रूप से देश में काम कर रही थी। लेकिन सवाल उठता है, अचानक इतनी सख्ती क्यों? डर शुरू हो चुका है। बाकू में कांप रही है कुर्सी। स्पष्ट है कि अजरबैजान को अब रूस के इरादों की तनक लग चुकी है। स्पुतनिक का रेड मतलब है कि अजरबैजान को अंदेशा है कि रूस अब प्रोपेगेंडा के जरिए माहौल बनाने वाला है, विद्रोह भड़काने वाला है, और उसके बाद सेना घुस आएगी। इसलिए मीडियाई कब्जे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर हो चुकी है। रूसी एजेंसियों ने इसे शत्रुतापूर्ण हरकत कहा है। खुलेआम कहा गया है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी अवैध है और अजरबैजान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह प्री इन्वेजन पैटर्न है? यही सब हमने यूक्रेन में देखा था। पहले वहां रूसी मीडिया को प्रतिबंधित किया गया, फिर विद्रोह की खबरें आई, और फिर रूस की सेना घुसी। अब वही स्क्रिप्ट बाकू में शुरू हो गई है। यूक्रेन में 2014 के बाद से ही रूस समर्थित मीडिया को रोका जाने लगा, खासकर डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाकों में जहां रूसी नैरेटिव तेजी से फैल रहा था। फिर विद्रोह का नाटक हुआ। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी संगठनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर रूस ने कहा कि वो अपने नागरिकों और रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए सेना भेज रहा है। रूस की यह पुरानी रणनीति रही है, पहले भीतर से अस्थिर करो, फिर सुरक्षा के नाम पर घुस जाओ। यदि रूस को लगे कि अजरबैजान उसके प्रभाव से निकल रहा है या तुर्की नाटो के साथ ज्यादा करीब जा रहा है, तो यह एक चेतावनी और तैयारी हो सकती है। पत्रकार की गिरफ्तारी और रूस में अजरबैजान के नागरिकों की हत्या का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था या अपराध तक सीमित नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। दरअसल यह खेल उस घाव से जुड़ा है जिसे रूस अब तक भूल नहीं पाया है, नागोर्नो कराबाख युद्ध का घाव।
और उस जख्म पर अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर जो मरहम नहीं बल्कि आग डाली, उसी से अब मच रहा है कोहराम। साल 2020 में अजरबैजान ने तुर्की की सैन्य मदद से नागोर्नो कराबाख विवाद का फैसला अपने पक्ष में किया। बायकाटर ड्रोन ने आर्मीनिया की सेना और अलगाववादियों के टैंक और ट्रकों को तबाह कर डाला। इन हमलों ने रूस की शांति सेना की पोल खोल दी। बाकू और अंकारा के बीच ऐसा सैन्य गठबंधन उभरा जिसने मॉस्को की इलाके में पकड़ ही खत्म कर दी। यही वह मोड़ था जब रूस की कूटनीतिक शक्ति को सीधी चुनौती मिली। अजरबैजान ने रूस को अपने संघर्ष से बाहर धकेल दिया और आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया। अब दक्षिण कॉकस में रूस का कोई खास असर नहीं बचा है। रूस की इस बेइज्जती के बाद बाकू ने कीव के साथ सहानुभूति भी दिखाई, यानी एक तरफ तुर्की के साथ गठबंधन और दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन ने रूस को चौतरफा चोट दी। पुतिन वर्षों से इस मौके की तलाश में है। काकेशस पर कब्जा, अजरबैजान की खनिज संपदा पर कंट्रोल और तुर्की के गठजोड़ को ध्वस्त करना, और अब अजरबैजान ने खुद ही उस घड़ी को करीब ला दिया है। अगला एक हफ्ता बहुत निर्णायक होगा। अगर रूस ने कड़ा बयान जारी किया, स्पुतनिक के बदले की बात की, तो समझ लीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मामला सिर्फ पत्रकारों का नहीं, अब रूस की साख, पुतिन की रणनीति और अजरबैजान की पूरी अखंडता दांव पर है। रूस और अजरबैजान के बीच छुपी हुई दुश्मनी अब खुलकर सामने आ चुकी है। मीडिया रेड, डिप्लोमेटिक घमासान और अब हिरासत में मौतों की कहानी, यह सब एक संभावित सैन्य टकराव की भूमिका बनाते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं, लाशें बोल रही हैं। येकातेरिनबर्ग, जहां चिंगारी ने आग बनने की शुरुआत की। पिछले हफ्ते रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में अजरबैजानी मूल के 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप क्या है? तो इन पे 2001 से 2011 के बीच कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल होने का शक। लेकिन असली बवाल तब मचा जब जियादीन और हुसैन सफारोव नामक दो भाइयों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रूस का दावा था एक को दिल का दौरा पड़ा, दूसरे की मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन बाकू को यह जवाब मंजूर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया, दोनों की मौत पुलिस की क्रूर पिटाई से हुई। उन्हें बिजली के झटके दिए गए, पूरे परिवार को बिना पूछे पीटा गया। अब अजरबैजान चुप नहीं रहने वाला। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रूस की पुलिस पर हत्या का केस दर्ज किया है। बाकू की संसद में इसे रूसी उत्पीड़न और सीधा हमला करार दिया गया। रूस में अजरबैजानी मूल के हजारों लोगों में दहशत है। पर सवाल यह है, इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक क्यों? संभावना एक, रूस की अंदरूनी सफाई। हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अजरबैजानी युवकों को जबरन सेना में भर्ती करने की तैयारी कर रहा हो, और जो मना कर रहे हों उन्हें डराने के लिए यह खेल रचा गया हो। संभावना दो, अजरबैजान की CIA लिंक। दूसरी बड़ी आशंका यह है कि अजरबैजान पश्चिमी देशों के इशारे पर रूस के भीतर गुप्त मिशन चला रहा हो और ये गिरफ्तारी उसी नेटवर्क को कुचलने का प्रयास हो। अजरबैजान ईरान का भी दुश्मन है और ईरान का प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश भी अजरबैजान के बॉर्डर से लौटते समय हुआ था। इस कारण भी अजरबैजान रूस और ईरान की नजर में शक की घेरे में बना हुआ है। और अगर यह सच है तो समझ लीजिए रूस अब सीधे सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। अजरबैजान ने अब जवाबी हमला करते हुए रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक की आधिकारिक यात्रा रद्द कर दी और सभी रूसी कलाकारों के शो भी बंद कर दिए। अब अजरबैजान के संस्कृति मंत्रालय ने रूस के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उसने इसे रूसी सुरक्षा बलों द्वारा अजरबैजानी नागरिकों पर हिंसा की श्रृंखला बताया है। यही नहीं, अजरबैजान का दावा है कि रूस लगातार उसके देश में दखल देने की कोशिश कर रहा है। स्पुतनिक जैसे मीडिया नेटवर्क के जरिए वहां प्रचार फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस अब तक चुप नहीं बैठा है। उसने बाकू की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता की आजादी पर हमला करार दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों देशों के रिश्ते अब बारूद के ढेर पर हैं और बस एक चिंगारी की देरी है। रूस में अजरबैजानी प्रवासी 2 मिलियन से ज्यादा हैं, जो सब्जी, फूल और ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में हैं, लेकिन उनके साथ पुलिस ज्यादती और नस्लीय अपमान आम बात है। रूस चाहता है कि अजरबैजानी मजदूर यूक्रेन युद्ध में लड़ें, लेकिन बाकू ने इसका खुला विरोध किया है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अलियेव को फोन कर रूस की बर्बरता पर शोक जताया। अजरबैजानी मीडिया ने पुतिन की तुलना सीधे स्टालिन से कर दी है, जो लाखों लोगों को मौत के कैंपों में भेज चुका था। इस घटनाक्रम से साफ है कि इल्हाम अलियेव अब खुद को न सिर्फ एक स्वतंत्र शक्ति मानते हैं, बल्कि अब वह रूस को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहे हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद से
अजरबैजान ने हमेशा रूस से दूरी बनाए रखी। तेल और गैस के दम पर पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी की। 2020 में आर्मेनिया से युद्ध जीतने के बाद अलियेव ने खुद को दक्षिण काकेशस का शक्ति केंद्र बना लिया। भले ही पुतिन और अलियेव ने औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान किया हो, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान अजरबैजान ने रूसी कब्जे वाले इलाकों को खुलकर आलोचना के दायरे में लिया और यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी। तुर्की की सैन्य मदद से 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख युद्ध में जीत हासिल की। अब वह मॉस्को के सामने फंसता जा रहा है। आज आर्मेनिया हार कर भी खुश होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगला निशाना अजरबैजान बनने वाला है। हालांकि उसे एक बात का गम होगा कि उसका जमीन हड़प लिया गया। इस घटना ने बीते वर्ष के उस विमान हादसे की यादें ताजा कर दी, जब ग्रोजनी के ऊपर एक अजरबैजानी यात्री विमान को रूस ने मार गिराया था। उस समय पुतिन को राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस की रात और आसमान में उड़ रहा था अजरबैजान एयरलाइंस का विमान। उड़ान संख्या J28243 बाकू से चेचन्या के ग्रोजनी की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लैंड करने की कोशिश की, रूस की एयर डिफेंस मिसाइलों ने उस पर हमला बोल दिया। विमान को चेचन्या से डाइवर्ट करके कजाकिस्तान के अक्ताऊ भेजा गया, लेकिन वह वहां क्रैश हो गया। इस भयावह हादसे में 38 लोग मारे गए और 59 यात्रियों में से 29 किसी तरह जिंदा बचे। अधिकतर यात्री अजरबैजान के थे, कुछ रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के भी थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दुर्घटना के लिए माफी तो मांगी, लेकिन जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रूस पर शुरू में इस हादसे को छिपाने का आरोप लगाया। अलीयेव ने कहा कि रूस ने पहले गैस सिलेंडर फटने की थ्योरी दी, फिर पक्षियों के टकराने की बात कही, जिसे उन्होंने बेहूदी और बेईमानी से भरा बताया। इस हादसे की जांच में सामने आया कि विमान के जीपीएस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए भटका दिया गया था और फिर उस पर दागी गई मिसाइल के छर्रों ने उसे चीर डाला। रूस का कहना है कि उस वक्त ग्रोजनी, मोस्डोक और व्लादिकावकाज पर यूक्रेनी ड्रोन हमला कर रहे थे, इसलिए एयर डिफेंस एक्टिव था। इसी बीच येकातेरिनबर्ग में की गई रूसी कार्रवाई को लंदन स्थित थिंक टैंक के प्रमुख अलीशेर इल्खामोव ने मॉस्को की एक रणनीति बताया, जिसके जरिए वह रूस में मौजूद अजरबैजानी समुदाय को डराने की कोशिश कर रहा है। यह वही पुराना चेहरा है जो हमने जॉर्जिया में देखा था। वही चाल यूक्रेन में चली गई थी और अब निशाने पर है बाकू। यह केवल गिरफ्तारी नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल बदला है। रूस को अब वह अजरबैजान नहीं मिल रहा जो पहले उसकी मर्जी पर चलता था। तुर्की के साथ मिलकर बाकू अब ऐसा किला बन गया है जिसे तोड़ना अब रूस के लिए आसान नहीं रहेगा। और यही बौखलाहट अब रूस को उस खतरनाक स्क्रिप्ट की ओर धकेल रही है जो पहले भी 2 देशों को युद्ध में झोंक चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।